नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे 3 प्रश्नों का जिनका एक ही उत्तर है और ये तीनों प्रश्न मिलते जुलते हैं और इन तीनों प्रश्नों के द्वारा एक ही बात पूछी जाती है। वो तीनों प्रश्न हैं वो ये हैं, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं, यानी हमारे संविधान में संघवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें कौन कौन सी विशेषताओं को शामिल किया गया है। दूसरा प्रश्न है, भारत में संघीय शासन की विशेषताएं, यानी हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू है तो उसमें संघवाद की कौन कौन सी विशेषताओं को शामिल किया गया है। या प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताएं। हमारे देश की चूँकि परिस्थितियाँ अलग हैं, हमारे देश में विविधताएँ अलग हैं, हमारे देश के गुणधर्म अलग अलग हैं, तो इन असमानताओं विभिन्नताओं के कारण हमने जिस प्रकार के संविधान को अंगीकार किया है वो जो संघात्मक व्यवस्था को हमने अंगीकार किया है वो संघात्मक कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको हम आज इस सेशन में जानेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। संविधान सभा में संविधान का निर्माण करते वक्त ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो प्रारूप संविधान है वह एक संघात्मक संविधान है, क्योंकि इस संविधान यह प्रारूप वाला संविधान भारत में एक द्विस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना करता है, जिसके तहत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन अधिकारों का उपयोग करते हुए शासन व्यवस्था करेंगी और अपने शक्तियों का उपयोग करेंगी। संविधान के पूर्ण होने के बाद यह बात और स्पष्ट हो गई कि भारत एक संघ होगा, क्योंकि भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे संविधान के द्वारा या हमारे संविधान में संघवाद के बहुत सारी विशेषताओं को शामिल किया गया, या हमारे संविधान के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था को अंगीकार किया गया और हमारे संघीय शासन का मूल आधार बनाया गया। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान द्वारा स्वीकार की गई हैं और हमारे संघीय शासन में लागू की जाती हैं। तो जो सबसे पहली विशेषता है वह है दोहरी शासन प्रणाली। भारतीय संविधान द्वारा द्विस्तरीय शासन प्रणाली को अंगीकार किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यह संविधान के अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है। और आप जानते हैं कि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, यानी भारत एक राज्यों का संघ है। और आप देखा है हमारे यहाँ एक केंद्र सरकार है और विभिन्न राज्यों की अपनी राज्य सरकारें हैं। तो द्विस्तरीय शासन व्यवस्था संघवाद की आत्मा है, उसका आधार है और उसकी सब प्रमुख विशेषता है जो कि हमारे संविधान में पाई जाती है। दूसरा जो प्रमुख विशेषता है वो लिखित संविधान। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का विस्तृत एवं लिखित रूप से वर्णन होना अनिवार्य है, क्योंकि संघवाद की मूल भावना है द्विस्तरीय या द्विस्तरीय से ज़्यादा शासन के स्तर। तो ऐसे में कोई विवाद न हो, कोई मतभेद न हो, इसलिए दोनों ही स्तरों या जितने भी स्तर हैं शासन के, उनकी अधिकारों उनकी शक्तियों का वर्णन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए। और इस प्रकार का संविधान हमारे देश में है और हमने इस प्रकार का संविधान बनाया है। हमारा जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संघवाद की एक विशेषता है लिखित संविधान, वो हमारे देश की भी विशेषता है। ऐसा होने पर ही केंद्र तथा राज्यों के परस्पर विवादों को संविधान के अनुसार निपटाया जा सकता है। भारतीय संविधान भी अन्य देशों की भांति लिखित है। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। तीसरी विशेषता है कठोर संविधान। संघात्मक शासन व्यवस्था या संघवाद की जो प्रमुख विशेषता है उसकी विशेषता है कठोर संविधान। तो इस विशेषता को भी हमारे संविधान द्वारा अंगीकार किया गया है। हमारा संविधान एक कठोर संविधान है। संघीय राज्य में संविधान कठोर होना चाहिए,
जिससे केंद्र या राज्यों में शासक दल अपने हितों के लिए उसमें सुगमता से परिवर्तन न कर सके। क्योंकि अगर सुगमता से परिवर्तन करते हैं तो वो संघवाद की भावना को ठेस पहुंचा सकते हैं, संघवाद को या संघात्मक शासन व्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए उपस्थित दशाओं के अनुरूप 3 विधियों का उल्लेख है जो भारतीय संविधान को एक कठोर संविधान सिद्ध करता है। क्योंकि हमें जो संघात्मक शक्तियां बनी हैं, जो संघवाद की जो विचारधारा संभावना लागू की गई वो हमारे संविधान के द्वारा लागू की गई है, और संविधान की इस भावना को आसानी से नष्ट न किया जा सके, इसलिए संविधान को कठोर होना चाहिए। और इस तरह की इसके जो कार्यविधि है वो हमारे संविधान में लागू है, क्योंकि संविधान को संशोधन करने की 3 विधियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान जिस प्रकार की यथाजन्य परिस्थिति होती है, जिस प्रकार की तथ्य बात होती है, उसी हिसाब से हमारे यहाँ सरल तरीके से साधारण तरीके से संशोधन हो सकता है। 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन करने की व्यवस्था है, या और कठोर परिस्थिति में, महत्वपूर्ण परिस्थितियों में 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के समर्थन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वह एक कठोर संविधान है और महत्वपूर्ण मुद्दों को आसानी से बदला नहीं जा सकता। अब हम चौथी विशेषता देखते हैं, वो है संविधान की सर्वोच्चता। क्योंकि संविधान ही वो एक ग्रंथ है, या संविधान ही वो एक समझौता बनाने वाला आधार है जिसके द्वारा संघात्मक व्यवस्था चलती है, संघ बना रहता है, संघ जुड़ा रहता है। और ये तभी होता है जब संविधान को सर्वोच्च माना जाए, और इस प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान में की जाती है। उसमें लिखा है कि हमारा संविधान सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता संघीय शासन की मुख्य विशेषता है, संघीय सरकार की मुख्य विशेषता है। भारतीय संविधान को देश का सर्वोच्च कानून स्वीकार किया गया है, क्योंकि संविधान के कानूनों का पालन करना प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी या शासक वर्ग, मंत्री वर्ग को उसका पालन करना उसका परम कर्तव्य है। और संसद या राज्य विधानमंडल जो संविधान में जिन्हें संसद को खासतौर पर संविधान में शोषण करने की क्षमता दी गई है, वो भी ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकता जो संविधान की किसी धारा के विरुद्ध है। संविधान की मूल भावना के विरुद्ध कोई भी कानून बनाना संसद के लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारा संविधान सर्वोच्च माना जाता है और यह एक संघवाद की भावना के अनुरूप है। और जो संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख लक्षण है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है, क्योंकि संघात्मक शासन में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ही अस्तित्व होता है, और दोनों के ही विवादों की स्थिति में उसे हल करने का, उससे दूर करने का, उससे निपटाने का जो अधिकार है वो प्राप्त है न्यायपालिका को। इसी दिशा में किसी के साथ भेदभाव न हो, किसी के साथ बेईमानी न हो, इसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अनिवार्य है। और स्वतंत्र तभी होगा जब उनमें न्यायाधीशों को स्वतंत्र तरीके से चुना जाए, उनको कार्य करने दिया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के संगठन के विषय में वो बंद अंकित करते समय निर्माताओं ने वे सभी सिद्धांतों को अपनाने का प्रयत्न किया है जो स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए अनिवार्य है। भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अब जैसे जानते हैं कि न्यायपालिका को अधिकार प्राप्त है संविधान के द्वारा कि वो संघ या राज्यों के बीच के विवाद या संघ या राज्यों के द्वारा किए गए किसी भी ऐसे कार्य, किसी भी ऐसे कानून को वो शून्य घोषित कर सकती है जो संविधान की भावना के विपरीत हो। तो इस तरह से हमारे देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है जो कि संघवाद की भावना के अनुरूप है, संघवाद की एक प्रमुख विशेषता है। अगली जो प्रमुख विशेषता है वो है द्विसदनी विधान पालिका। संघीय सरकार में विधान पालिका का होना अनिवार्य है। निम्न सदन साधारणतः समस्त लोगों का तथा उच्च सदन संघीय सरकार में द्विसदनी
द्विसदनीय विधान पालिका का होना अनिवार्य है, क्योंकि निम्न सदन साधारणतः समस्त लोगों का तथा उच्च सदन संघीय इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। जो निम्न सदन होता है वो जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा बनता है। उच्च सदन संघीय इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारतीय विधानमंडल भी द्विसदनीय है। लोकसभा लोगों का तथा राज्यसभा संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। और इस प्रकार की व्यवस्था भी हमारे भी देश में है कि हमारे यहाँ भी द्विसदनीय विधान पालिका पाई जाती है, जिसके द्वारा संघ के सिद्धांतों का पालन होता है, संघ के सिद्धांतों को बनाए रखा गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 6 ऐसे प्रमुख विशेषताएं हैं जो संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं, उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और ये सारी विशेषताएं हमारे संविधान के द्वारा हमारे संविधान में शामिल की गई हैं और हमारे संविधान के द्वारा हमारे देश के संघीय शासन को प्रदान की गई हैं। संघात्मक विशेषता को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं और अंगीकार की गई हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपसे फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।